नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल समर्पण एजुकेशन पर। दोस्तों, आज हम कर रहे हैं एनसीईआरटी सिलेबस। एनसीईआरटी में हमने कर रखा था, पहले एनसीईआरटी में हमने कर रखा था कक्षा 6 का भूगोल, हमने कर लिया कंप्लीट। और अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो वो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। एनसीईआरटी प्रत्येक विद्यार्थी को जिसको कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी होती है उसके लिए बहुत अनिवार्य हो जाता है। यहाँ तक कि यूपीएससी के स्टूडेंट्स भी पहले एनसीईआरटी करके फिर आगे की तैयारी करते हैं उसको डीप में करने के लिए। तो एनसीईआरटी का जो पाठ्यक्रम है वो आपके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप बुक्स को पढ़ें। बुक्स को अच्छे से 2-3 बार अगर आप पढ़ देते हैं तो आपको फिर कोई दिक्कत नहीं रहने वाली होती है। और आज इसी कड़ी में हम 7वीं कक्षा का क्विज हमारी चल रही थी, 7वीं क्लास का भूगोल का पहला चैप्टर है और उसमें आज हम करने वाले हैं। चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने है, आपकी स्क्रीन पर है। करते हैं बिना समय गवाए शुरू, फटाफट में करेंगे, ठीक है। साथ के साथ एक्सप्लेन भी होगा, साथ के साथ आपके क्वेश्चन आते रहेंगे और जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स होंगे वो हम डिस्कस करते रहेंगे। लेकिन ये करेंगे बिल्कुल बेसिक वाली चीजें, ठीक है, एडवांस नहीं, बिल्कुल बेसिक चीज फिलहाल हम कर रहे हैं। तो देखिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण से हमें क्या क्या मिलता है, देखने को प्रश्न बड़ा आसान है, पर्यावरण से हमें क्या क्या मिलता है। लेकिन अगर देखें डीप में तो हवा, जल, भोजन, ये सारी की सारी चीजें हमें पर्यावरण से मिलती हैं। ये तो एक बेसिक सा प्रश्न है, यानी कि हम कोशिश ये कर रहे हैं कि आसान से आसान और मुश्किल से मुश्किल प्रश्न जो है इसमें शामिल करने का प्रयास करें। क्योंकि ये कक्षा 7 की पुस्तक है, इसलिए इसमें लेवल थोड़ा सा कक्षा 6 वाले से थोड़ा सा सुधार है, थोड़ा सा बड़ा लेवल है, थोड़ा सा ऊपर का लेवल है, लेकिन इतना लेवल मुश्किल भी नहीं है। तो इसमें पहला प्रश्न आपका, पर्यावरण से हमें क्या क्या मिलता है। तो पर्यावरण से हमें ये हवा मिलती है, जल मिलता है, भोजन भी हमें मिलता है। चलिए, अगला प्रश्न, हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए जल, खाने के लिए भोजन और रहने के लिए भूमि प्रदान कौन करता है। पर्यावरण, पारितंत्र, वातावरण या ये सभी। देखिए, ये सारी चीजें छोटे छोटे शब्द हैं, लेकिन इनको समझना होगा, क्योंकि एक जैसे ये पारितंत्र क्या होता है। पारितंत्र को बोलते हैं इकोसिस्टम। क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम, ठीक है। वातावरण में क्या होता है? वातावरण में आता है आपका सर्दी गर्मी वगैरह, है ना। सर्दी गर्मी, ये मौसम जो होता है ये आता आपका, ठीक है, या ये कह सकते हैं वातावरण में आपका मौसम आ जाता है। लेकिन जो पर्यावरण है, पर्यावरण में आपके चारों ओर जो चीजें हैं वो आपकी जो है वो किस में आती है? पर्यावरण में आती है। तो हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए जल और खाने के लिए भोजन और रहने के लिए भूमि, ये पूरा का पूरा जो है वो पर्यावरण में आता है। क्योंकि पारितंत्र में क्या आता है? पारितंत्र में जैसे एक शेर है, कोई वन है, उस वन के अंदर बहुत ज्यादा घास है, ठीक है। तो वो घास, अगर घास को खाने वाले नहीं होंगे तो वो घास बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो घास को खाने वाले उस वन में कौन रहते हैं? तो वो जो शाकाहारी जानवर है, हिरण आदि, वो रहते हैं, ठीक है। अब हिरण आदि अगर रहेंगे तो घास है और हिरण आदि है, तो फिर वो हिरण आदि इतनी संख्या में बढ़ जाएंगे कि वो घास खत्म कर देंगे, ठीक है। तो इसके लिए कुछ मांसाहारी जीव बना दिए, जैसे शेर है, बाघ है, चीता है, तो वो क्या करते हैं? उन शाकाहारी जीवों को खा लेते हैं। और वो सारी चीजें, जैसे घास को किसने खाया? हिरण ने खाया। हिरण को किसने खाया? तो शेर ने खाया। इस प्रकार जो चीजें आपस में कंबिनेशन बन के रहता है उसको हम कहते हैं पारितंत्र या इकोसिस्टम, जिसको हम कहते हैं पारितंत्र या इकोसिस्टम। पारितंत्र और पर्यावरण में मेजर डिफरेंस क्या है वो आप समझ सकते हैं। पर्यावरण जो हमारे चारों ओर जो कुछ भी फैला हुआ है वो सारा का सारा आता है, लेकिन पारितंत्र में क्या होता है? पारितंत्र में एक जीव या एक वस्तु दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं, एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हुए सिस्टम मैनेजमेंट बनाए रखते हैं, उसको हम कहते हैं पारितंत्र। तो राइट आंसर, हमें खाने पीने के लिए जो चीजें मिलती है वो पर्यावरण से मिलती है। अगला प्रश्न है, वस्तु विनिमय पद्धति क्या है? वस्तु विनिमय, विनिमय का अर्थ क्या होता है? आदान प्रदान। विनिमय का अर्थ क्या होता है? आदान प्रदान, ठीक है। विनिमय का अर्थ होता है आदान प्रदान। तो वस्तु विनिमय क्या है? आदान प्रदान करना। वस्तु विनिमय में अदला बदली का व्यापार, वस्तुओं का आयात, वस्तुओं का निर्यात और वस्तुओं का निर्माण। तो देखिए, वस्तु विनिमय क्या होता है? वस्तुओं का, एक वस्तु के बदले जब दूसरी वस्तु का व्यापार किया जाता है, एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का व्यापार जो किया जाता है उसको बोलते हैं वस्तु विनिमय पद्धति। ये व्यापार की एक पद्धति है। जैसे हम क्या करते हैं, नॉर्मल अमेजन से अगर कोई चीज हमने मंगवानी है, फ्लिपकार्ट से अगर हमें कोई चीज मंगवानी है, तो हम क्या करते हैं? उसके बदले में हम मनी यानी पैसा जो है उसको पे करते हैं, वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन। लेकिन अगर हम ये कहें कि एक किसान है, उसके वहां से अगर कोई चीज लेके आनी, जैसे पुराने समय में क्या होता था, किसान घर में क्या उत्पादन करते थे? घी का उत्पादन करते थे, ठीक है।
घी को लेकर के वो कहाँ जाते थे, बाजार में जाते थे, और बाजार में जो साहूकार या बनिया सेठ होते हैं, उन सेठों से क्या लेके आते थे, सेठ से घी के बदले सामान लेकर आते थे, घर का राशन लेके आते थे, गुड़ चीनी चाय वगैरह जो भी चीजें हैं बाजार से वो घी के बदले लेके आया करते थे। या यूं कहें कि हम घर से जो हमारे खेती में अनाज पैदा होता है वो बाजार में लेकर जाएं, और उसके बदले में हम घर का राशन जो लेके आते हैं, चाय चीनी वगैरह, उसको हम क्या कहते हैं कि एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का व्यापार होता है ना, तो इसको कहते हैं वस्तु विनिमय पद्धति। प्राचीन काल में वस्तु विनिमय पद्धति ज्यादा थी, और आजकल जो है वो कौन सी है, आजकल जो व्यापार होता है वो कौन सा होता है, वो व्यापार होता है मौद्रिक। आजकल कौन सा होता है, मौद्रिक, यानी मुद्रा के द्वारा, करेंसी के माध्यम से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अदला बदली का व्यापार। निम्न में से कौन सी प्राकृतिक देन नहीं है, प्रकृति की देन नहीं है। प्रकृति की देन कौन नहीं है, पर्वत प्रकृति की देन है, नदियां प्रकृति की देन है, प्राणी प्रकृति की देन है, लेकिन बांध जो है वो क्या है, मानव निर्मित है। बांध क्या है, मानव निर्मित है। निम्न में से मानव निर्मित संसाधन कौन से हैं। सबसे पहले तो आपको समझना होगा कि ये संसाधन है क्या। 8वीं क्लास में जब हम भूगोल में जाएंगे तो पहला चैप्टर आपका संसाधन से संबंधित है। संसाधन यानी कि वे चीजें जो मनुष्य को किसी न किसी प्रकार से कार्य को साधित करती है, मनुष्य का काम जो है वो सिद्ध करती हैं, वो संसाधन है। भले ही वो रहने के लिए है, भले ही वो खाने पीने के लिए है, भले ही दूसरी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए है, तो जो आवश्यकताओं को पूरा करता है मनुष्य की वो कहलाता है संसाधन। एक बात और देखिए कि संसाधन प्राकृतिक संसाधन भी होते हैं, कुछ मानव निर्मित होते हैं, और एक मनुष्य जो स्वयं है, स्वयं मनुष्य भी क्या है, एक संसाधन है, जो एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का काम करता है या फिर कृत्रिम संसाधनों का जो है निर्माण करता है। तो देखिए निम्न में से मानव निर्मित संसाधन कौन से हैं, तो घर, कपड़ा, किताब, ये सारे के सारे क्या है, मानव निर्मित है। लेकिन अगर यहां होता कि नदी, पहाड़, पर्वत, तो क्या होता, फिर वो प्राकृतिक है, तो ये मानव निर्मित संसाधन है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर जीवन को संभव बनाने वाले कारक कौन कौन से हैं। पृथ्वी पर जीवन संभव कैसे है, क्योंकि यहां पर स्थल है, यानी कि एक उपयुक्त भूमि है, यहां पर पीने के लिए जल है और सांस लेने के लिए वायु है, अर्थात सभी सामूहिक रूप से जो स्थल है, जल है और वायु, ये तीनों ही सामूहिक रूप से क्या है, मनुष्य के जीवन को जो है वो सक्षम बना रहे हैं पृथ्वी पर। वायुमंडल हमारे लिए किस प्रकार आवश्यक है। वायुमंडल हमारे लिए क्यों आवश्यक है, कि सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है, तो बिल्कुल वायु प्रदान करता है, ठीक है। सूर्य की किरणों के हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करता है, तो वायुमंडल क्या करता है, वायुमंडल के बाहर से ही जो किरणें होती है, जैसे ओजोन लेयर है वायुमंडल में, और ओजोन लेयर से बाहर जो किरणें आती हैं, सूर्य की किरणें, पैराबैंगनी किरणें, अल्ट्रावायलेट रेज जिनको बोलते हैं, उनको जो है वो वापस वहां से ही रिवर्ट कर देता है, तो वो ये भी काम होता है। और पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य, ये भी, अगर वातावरण यहाँ पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं होता तो फिर पृथ्वी पर जो है वो अत्यधिक गर्मी हो जाती, तो जिसके कारण जो है ये पृथ्वी रहने योग्य नहीं रहती। इसलिए हम कह सकते हैं कि सामूहिक रूप से उपरोक्त तीनों ही बातें ऐसी हैं जो पृथ्वी पर जीवन को, वायुमंडल जो है वो हमारे जीवन को यहां पर संभव बना रहा है, यानी उपरोक्त सभी कथन जो है सही हैं। अगला है पर्यावरण यानी एनवायरमेंट। एनवायरमेंट शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। इस प्रकार के प्रश्न भी जो है एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। किसी शब्द की उत्पत्ति, वो शब्द कहां से लिया गया है, उसका शाब्दिक अर्थ क्या है, उस निमित्त भाषा में अर्थ क्या है ना, या फिर ये कि ये किस भाषा का शब्द है। तो ये जो एनवायरमेंट शब्द है वो फ्रेंच के एनवायरोनेर से, लैटिन शब्द से, यूनानी या ग्रीक, तो ये फ्रेंच भाषा के एनवायरोनेर से बना है। एनवायरोनेर से जो है वो बना है एनवायरमेंट शब्द, ठीक है। तो आपसे ये पूछ ले कि एनवायरमेंट शब्द की उत्पत्ति जो है मूल रूप से किस भाषा के शब्द से हुई है, तो वो फ्रेंच भाषा के शब्द से हुई है, फ्रेंच भाषा के शब्द से, ठीक है। अगला, पर्यावरण के कितने घटक होते हैं। पर्यावरण के घटक कितने हैं, तो पर्यावरण के घटक होते हैं जी 3। कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है मानव निर्मित। कौन सा, मानव निर्मित, ठीक है, मानव निर्मित घटक होते हैं। दूसरा प्राकृतिक घटक हैं, ठीक है, और तीसरा जो है मानव एवं प्राकृतिक दोनों, मानव एवं प्राकृतिक दोनों के मिश्रित है ना, मानव एवं प्राकृतिक ये दोनों जो हैं, यानी इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि पर्यावरण के 3 घटक होते हैं। पहला मानव निर्मित घटक है, दूसरा प्राकृतिक घटक है, तीसरा जो है मानव निर्मित, मानव एवं प्राकृतिक दोनों।
कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो मनुष्य और प्रकृति दोनों का ही उसमें योगदान होता है, तब जाके निर्मित होती है। पर्यावरण के घटक कौन कौन से होते हैं? पर्यावरण के प्राकृतिक घटक तो बिल्कुल होते हैं, मानव निर्मित घटक होते हैं, तो यानी क और ख दोनों, यानी मानव निर्मित और प्राकृतिक दोनों ही घटक होते हैं। अगला है पर्यावरण के प्राकृतिक घटक कौन कौन से हैं? प्राकृतिक घटक, पर्यावरण के प्राकृतिक घटक कौन से? स्थलमंडल क्या है? बिल्कुल प्राकृतिक है। जलमंडल क्या है? प्राकृतिक है। वायुमंडल क्या है? प्राकृतिक है। यानी इनका निर्माण नेचर करती है, प्रकृति करती है, इसलिए ये पर्यावरण के प्राकृतिक घटक है, यानी उपरोक्त तो सभी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पृथ्वी की कठोर ऊपरी सतह जिसको हम कहते हैं भूप्रपट्टी, है ना, पृथ्वी की कठोर ऊपरी सतह भूप्रपट्टी क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? ऊपरी सतह जो है वो क्या कहलाती है? प्राकृतिक वातावरण पर्यावरण कहलाती है, मानव निर्मित पर्यावरण, स्थलमंडल या जैवमंडल। तो देखिए कहा क्या है, ऊपरी ठोस प्रपट्टी, ठोस परत जो है, तो पर्यावरण उसको अकेले को नहीं कह सकते, पर्यावरण में दूसरी चीजें भी आ जाती हैं, जल भी आ जाता है, वायु भी आ जाता है ना। मानव निर्मित पर्यावरण नहीं, इसमें क्या होता है, इसको हम कहते हैं स्थल मंडल, स्थल, ठीक है, ऊपरी जो कठोर सतह है उसको हम कहते हैं स्थल मंडल। अगला प्रश्न देखिए, पर्यावरण के मानव निर्मित घटक कौन से हैं? पर्यावरण के मानव निर्मित घटक यानी ऐसे ये चीजें जो पर्यावरण में होती हैं और वो क्या है, मनुष्य ने बनाई है। तो इमारतें और स्मारक बिल्कुल मनुष्य ने बनाए हैं, सड़क और उद्योग मनुष्य ने बनाए हैं, पार्क और पुल मनुष्य ने बनाए हैं, अर्थात उपरोक्त सभी ये सारे के सारे घटक जो है वो मानव निर्मित घटक है, मनुष्य ने इनका निर्माण किया है। अगला देखिए, एक संकीर्ण क्षेत्र, क्या एक संकीर्ण का मतलब क्या होता है? महीन पतला। एक संकीर्ण क्षेत्र जहां पर भूमि भी है, जल भी है और वायु परस्पर क्रिया करते हैं, यानी जहां भूमि, जल और वायु आपस में क्रिया करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? वातावरण, जलमंडल, जैवमंडल या स्थलमंडल। तो देखिए यहां पर एक शब्द क्या है, क्या दिया है? परस्पर क्रिया करना। तो परस्पर क्रिया जब होगी तो उसको हम क्या कहेंगे? उसमें जीवों का उत्पादन होता है और उसको हम कहते हैं जैवमंडल। यानी वातावरण में क्या है, वातावरण में सारी चीजें शामिल होती हैं लेकिन उसमें क्रिया का कहीं वो रोल नहीं होता, ठीक है। जलमंडल है, इसमें केवल जलीय भाग आता है, स्थल मंडल में केवल स्थलीय मंडल। लेकिन ये जो जैव मंडल होता है, इस जैव मंडल में क्या है? जैव मंडल में क्या है? जलमंडल भी स्थित शामिल है, ठीक है, इसमें वायुमंडल भी शामिल होता है और इसमें स्थल मंडल भी शामिल है। यानी कि ये तीनों मंडल मिलकर के वायुमंडल, जलमंडल और स्थल मंडल, और तीनों ही अंतः क्रिया जहां करते हैं, जहां पर ये अंतः क्रिया करते हैं, आपसे इनमें प्रक्रिया होती है, उस स्थान को हम क्या कहते हैं? जैव मंडल। अर्थात जल, वायु और स्थल तीनों जहां हैं वहां पर क्या है? जीवन संभव है, और जहां जीवन संभव है वो कहां है? तो वो है जैव मंडल, यानी जैव मंडल में ही जीवन संभव है। अगला देखिए, वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ निवास करते हैं या एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, एक दूसरे के पूरक के रूप में काम करते हैं, वह क्या कहलाता है? पारितंत्र, पर्यावरण, वातावरण या उपरोक्त सभी, तो वह कहलाता है पारितंत्र। इकोसिस्टम, जहां एक जीव दूसरे जीव के ऊपर निर्भर रहता हुआ निवास करता है, या कुछ जीव आपस में दूसरों के ऊपर निर्भर करते हुए निवास करते हैं। जैसे घास के मैदान है, घास को हिरण खाता है, हिरण को कौन खाता है? हिरण को शेर खाता है। इस प्रकार जो आपस में मेंटेन है ये सारी चीजें, उसको हम कहते हैं पारितंत्र या इकोसिस्टम। अगला प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण द्वारा कौन ऑक्सीजन उत्पन्न करता है? मनुष्य, पशु या हरे पादप? देखिए मनुष्य क्या उत्पन्न करता है? मनुष्य उत्पन्न करता है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जिसको हम कहते हैं CO2, क्या कहते हैं? CO2। पशु भी क्या उत्पादन करते हैं? CO2। लेकिन ये हरे पादप जो हैं ये क्या करते हैं? ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। अब होता क्या है? प्रकाश संश्लेषण क्या है? ये प्रश्न आता है, प्रकाश संश्लेषण क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण विज्ञान में आप समझे तो प्रकाश संश्लेषण का मतलब क्या है कि भोजन, पौधे जो होते हैं, पौधे जिस विधि से भोजन का निर्माण करते हैं, जिस विधि से भोजन निर्माण करते हैं उस विधि को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अर्थात सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में
जब सूर्य का प्रकाश उपस्थित होता है तो उस समय पौधे अपनी पत्तियों के माध्यम से जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसका अवशोषण करते हैं और उसको रिवर्ट कर देते हैं, उसको कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, ऑक्सीजन में। तो इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। लेकिन इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि यह क्रिया तभी होती है जब सूर्य का प्रकाश होता है। इसीलिए तो कहते हैं कि रात के समय वृक्ष के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि रात के समय वृक्ष जो है वो ऑक्सीजन उत्पन्न नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि यह सूर्य के प्रकाश में ही यह ऐसा संभव है। सूर्य के प्रकाश में ही प्रकाश संश्लेषण यानी पौधे की जो भोजन बनाने की प्रक्रिया वो सूर्य के प्रकाश में ही संभव है। ठीक है, तो हरे पादप क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण विधि के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट करते हैं ऑक्सीजन में। वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है? वायुमंडल में सबसे ज्यादा गैस कौन सी पाई जाती है? नाइट्रोजन 78%। तो देखिए आपका यहां पर इसी ऑप्शन में ही मिल गया। आपसे पूछा सर्वाधिक, अब 78 होगी तो 78 से तो अधिक होगी नहीं कोई गैस। ठीक है, अगर यहां पर 50% भी होती ना एक, तो भी मैक्सिमम वही होती। तो ये नाइट्रोजन है 78.8%, 78.8% जो है वो पाई जाती है। लगभग 78% का आप कह सकते हैं, या फिर दोनों ही आंकड़े आपको एग्जाम में कहीं मिल सकते हैं, 78.8 भी और 78 भी। ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन है 20.95%, 20.95% यानी लगभग 21% आप इसको कह सकते हैं। और सबसे कम कौन है? हाइड्रोजन है, जिसमें क्या लगता है 0.0009। ये कहां? ये यहां है ना। इतना कौन सा है? तो इतना हाइड्रोजन है। चलिए राइट आंसर हो गया आपका नाइट्रोजन गैस। अगला देखिए, इसमें देख लीजिए, ये देखिए 5 है, ये 9 की जगह कितना है? 5 है। अब आगे इसमें देखिए आपका नाइट्रोजन जो है कितना है? नाइट्रोजन कितने? नाइट्रोजन सबसे ज्यादा 78.8%, ऑक्सीजन है 20.95%, ऑर्गन है 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03%। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड वाला। ठीक है, क्योंकि यहां कैसे दे देते हैं, कई बार यहां देते हैं 0.0003, ये भी आपको ऑप्शन में मिलता है 0.003, 0.03, इस प्रकार का आपका ऑप्शन में मिलता है। तो कंफ्यूजन हो जाती है कि इनमें से राइट कौन सा होगा। तो क्या है? 0.03 वाला जो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड का है। आगे बढ़े, अगला देखिए, पृथ्वी की ठोस परत या कठोर ऊपरी सतह जो होती है उसको क्या कहते हैं? जो ऊपरी सतह होती है उसको क्या कहते हैं? तो वातावरण, स्थलमंडल, जलमंडल, जैवमंडल या स्थलमंडल। तो वो क्या कहलाता है? स्थलमंडल कहलाता है। क्योंकि जैवमंडल कहां होता है? जिसमें जीव होते हैं, जिसमें जीवन होता है। तो जीवन अकेले स्थलमंडल में नहीं है, जीवन के लिए जरूरी वायुमंडल भी है, जीवन के लिए जरूरी जलमंडल भी है। इसलिए जो केवल आपसे पूछा है कि पृथ्वी की ठोस परत या कठोर, ऊपरी कठोर परत है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको स्थल मंडल कहते हैं। अगला, जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हैं उसे क्या कहा जाता है? जो अपने आसपास देखते हैं, आसपास मतलब अपने चारों ओर, उसको हम क्या कहते हैं? पर्यावरण, वातावरण, पारितंत्र या इनमें से कोई नहीं। तो जरूरी नहीं कि हम हर समय पारितंत्र देखें, है ना। पारितंत्र जो है वो देखना जरूरी नहीं है, लेकिन पर्यावरण तो हम देखते हैं। हमारे पास आसपास जैसे ये बोर्ड है, ये है, लाइटिंग है, मार्कर है, मैं हूं, कंप्यूटर है, सारी चीजें हैं, ये क्या है? ये अपने आसपास है। पर्यावरण, पर्यावरण का मतलब क्या है? परि और जमा आवरण, परि जमा आवरण। आवरण का मतलब क्या होता है? कवर करना, ढकना। ठीक है, आवरण का मतलब क्या होता है? कवर करना, ढकना, यानी कि चारों ओर घेरे हुए। और परि का अर्थ होता है चारों ओर, चारों ओर। जिसने हमें चारों ओर से घेर रखा है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं पर्यावरण, पर्यावरण। ठीक है, तो हम जिसे देखते हैं वो क्या है? पर्यावरण है। अगला प्रश्न, ग्रीन हाउस प्रभाव कौन सी गैस पैदा करती है? ग्रीन हाउस प्रभाव कौन सी गैस पैदा करती है? तो वो करती है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम बोलते हैं CO2, कार्बन जो है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड ये जो है वो आपकी CO2। लेकिन आपने ये नाम भी सुना होगा, ये प्रश्न भी आता है, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है? ये भी एक गैस है जिसको हम कहते हैं अत्यधिक जहरीली, कार्बन डाइऑक्साइड से भी ज्यादा जहरीली गैस है ये, यानी इसको हम कह सकते हैं जहरीली गैस होती है ये। जहरीली कैसे, कहां से निकलती है? तो आप जानते हैं कि अंगीठी जो होती है, अंगीठी से ये गैस निकलती है। कई बार सर्दी के मौसम में अखबारों में, समाचार पत्रों में और जो टीवी में खबर आती है कि अंगीठी जलाकर सोए थे और अंदर ही मृत पाए गए। क्यों? क्योंकि जो अंगीठी होती है वो क्या छोड़ती है? वो छोड़ती है कार्बन मोनोऑक्साइड।
और कार्बन मोनोऑक्साइड जब हमारे सांस के द्वारा हमारे अंदर फेफड़ों में जाती है तो वहां जो फेफड़ों में हमारे जो रक्त को साफ करने के जो क्षेत्र होते हैं, बारीक क्षेत्र, उनके ऊपर ये जो कार्बन के जो कण होते हैं वो उसके ऊपर सेट हो जाते हैं और उस वजह से क्या है, वो हमारा ब्लड जो है वो बिल्कुल फिल्टर नहीं हो पाता, जिसके कारण जो है धीरे धीरे जो है वो पता भी नहीं चलता और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है ये जहरीली गैस होती है। आपसे ज्यादातर जो है ये प्रश्न पूछा जाता था कि अंगीठी कौन सी, अंगीठी से निकलने वाली गैस कौन सी होती है जहरीली गैस, तो वो होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला प्रश्न देखिए, मानव निर्मित पर्यावरण कौन सा है? मानव निर्मित पर्यावरण, तो देखिए पहाड़ मनुष्य ने बनाया क्या? नहीं बनाया। समुद्र मानव निर्मित है क्या? नहीं है। भूमि मानव निर्मित नहीं है। तो क्या है? सड़क। सड़क भी हमारे पर्यावरण में आती है, हमारे चारों ओर होती है और सड़क जो है वो क्या है? एक मानव निर्मित संसाधन है, मानव निर्मित पर्यावरण हम इसको कह सकते हैं। चलिए 20 मिनट हुए, कोई बात नहीं, आगे देखिए। हरे पादप अपने भोजन के रूप में किसका उपयोग करते हैं? हरे पौधे, पादप यानी पौधे, हरे पौधे अपने भोजन के रूप में किसका उपयोग करते हैं? अभी हमने डिस्कस किया था कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको अवशोषित करते हैं और बदले में ऑक्सीजन देते हैं। कौन सा मानव पर्यावरण का घटक नहीं है? मानव पर्यावरण का घटक नहीं है। भूमि, समुदाय, ऊपर के सभी धर्म। देखिए धर्म जो है वो मनुष्य द्वारा निर्मित होता है, ठीक है। समुदाय है मनुष्य द्वारा निर्मित है, लेकिन भूमि जो है वो क्या है? मानव पर्यावरण का घटक नहीं है। भूमि मानव पर्यावरण का घटक नहीं है, यानी मानव निर्मित पर्यावरण जो होता है वो नहीं है। बाकी धर्म और समुदाय मानव निर्मित है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार है जिसमें धन के उपयोग के बिना वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता है? देखिए वही बात आ गई, प्रश्न को दूसरे तरीके से पूछा गया है। आप कोई भी लाइन पढ़ते हैं पुस्तक में तो उससे ये जानने का प्रयास कीजिए कि एग्जामिनर यहां से क्वेश्चन किस किस तरह के बना सकता है। अगर आप इस तरीके से तैयारी करते तो बेटर रहेगा और आपके एग्जाम में क्वेश्चन छूटने की संभावना कम होती है, आपका बेसिक नॉलेज भी बढ़ता है इससे। तो क्या होगा कि वह व्यापार जिसमें धन के उपयोग के बिना, यानी धन का उपयोग नहीं किया जाता और वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता है, ऐसा कौन सा है? तो ऐसी प्रणाली होती है वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली जो है उसमें एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु खरीदी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा जैविक घटक है? जैविक घटक, जैविक घटक, जैविक शब्द किससे बना? जीवन से। जैविक किससे बना? जीवन से, ठीक है। तो आप निम्न में से देख लीजिए किसमें जीवन है। तो वायु में जीवन है क्या? नहीं। वायु के अंदर जीवन नहीं है, वायु जीवन देती है ये अलग बात है। पानी के अंदर जीवन नहीं है, पानी जीवन देता है अलग बात है। भूमि के अंदर जीवन नहीं है, लेकिन पौधा जो है उसमें जीवन है और उससे बनने वाला जो भी मटेरियल होगा वो जैविक कहलाएगा, ठीक है। दूषित वायु में सांस लेने पर क्या होता है? प्रदूषित वायु जो होती है उसमें सांस लेने से क्या होता है? हमारी आयु बढ़ती है क्या? अगर ऐसा बढ़ता तो सभी चिमनी भट्ठे में अपना मुंह दिए रखते हैं। हम बीमार नहीं पड़ते, तो बिल्कुल उलट बात है, बीमार भी पड़ते हैं। हमें सांस संबंधी रोग हो सकते हैं, तो बिल्कुल अगर हम दूषित वायु में सांस लेंगे तो हमें सांस संबंधी रोग हो सकते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो किस तारीख को मनाया जाता है? 7 अप्रैल, 5 जून, 8 मई, 21 जून। तो देखिए कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 5 जून को। कब मनाया जाता है? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। एग्जाम में आप जब भी बैठे तो उस एग्जाम में जाने से पहले एक चीज जो है वो आप जरूर देखें, थीम, कि प्रत्येक वर्ष जो पर्यावरण वर्ष मनाया जाता है उसमें प्रत्येक वर्ष जो है वो अलग थीम होती है। जैसे एक बार ये थी कि बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, कि प्लास्टिक पोल्यूशन है उसको बीट करना है, उसको अवॉइड करना है, उसको हटाना है ना। तो इस प्रकार से प्रत्येक वर्ष होती है। जब आप जिस वर्ष में आप कर रहे हैं तो उस वर्ष में कम से कम आप इसको गूगल सर्च जरूर कीजिएगा कि 5 जून को जो था पर्यावरण दिवस उसकी थीम क्या थी, ठीक है। अगला प्रश्न, कौन सा प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है? प्राकृतिक पारितंत्र, रेगिस्तान, मछली घर, वन और पानी। देखिए पानी के अंदर क्या होता है? मछलियां हैं, छोटी मछलियों को बड़ी मछलियां खाती है, बड़ी मछलियों को मगरमच्छ खा जाते हैं, मगरमच्छ को व्हेल खा जाती है। इस प्रकार जो है वो एक पारितंत्र है, ठीक है। वन होता है, वन में क्या होता है? वन में घास होता है, घास को हिरण खाता है, हिरण को शेर खाता है और शेर को कोई मनुष्य मार देता है। रेगिस्तान होते हैं, रेगिस्तान में कीड़े उत्पन्न होते हैं जो विभिन्न प्रकार के छोटे जीव होते हैं, छोटे जीवों को बड़े जीव खा जाते हैं, बड़े को और उससे बड़े, ठीक है।
मछली घर क्या है? ये तीनों जो थे, ये तीन जो थे, ये क्या थे? ये प्रकृति के द्वारा निर्मित है। लेकिन मछली घर क्या है? ये मत्स्य पालन वाला, ये मनुष्य द्वारा निर्मित है, क्योंकि मछली घर में केवल मछलियां ही होती हैं, इसका मतलब दूसरे जानवर नहीं होते, है ना। तो ये क्या है? ये प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है, ये मानव निर्मित पारितंत्र है। मछली घर मानव निर्मित है, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, जो पर्यावरण के लिए खतरा है, पर्यावरण के लिए खतरा क्या है? बढ़ता हुआ पौधा खतरा है क्या? नहीं है। बढ़ती हुई जनसंख्या, ये हो सकता है। बढ़ती हुई फसलें नहीं है, तो ये क्या है? बढ़ती हुई जनसंख्या। बढ़ती हुई जनसंख्या पर्यावरण के लिए भी खतरा है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है, तो इससे क्या है? उनके उपयोग के लिए बहुत सारी चीजें जो है बढ़ रही है, वृक्षों की कटाई हो रही है, भूमिगत जल है उसका स्तर नीचे चला जा रहा है, और जो जल दूसरे संसाधन है उनका उपयोग भरपूर मात्रा में हो रहा है, तो इस वजह से वो बढ़ती हुई जनसंख्या पर्यावरण के लिए खतरा बनी हुई है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है नहीं, अगला है, बिल्कुल है। अगला प्रश्न है 30 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रणाली है जो सभी जीवित जीवों के एक दूसरे के साथ और पर्यावरण के भौतिक और रासायनिक कारकों के साथ बातचीत से बनती है? कहने का अर्थ क्या है कि वह कौन सी प्रणाली जो सभी जीवित जीवों के एक दूसरे के साथ और पर्यावरण के भौतिक और रासायनिक कारकों के साथ बातचीत, मतलब आपसी समन्वय से जो काम होता है वो क्या कहलाता है? उसको बोलते हैं पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम, पारितंत्र, तीनों एक ही बात है। पारिस्थितिकी तंत्र कहें, इकोसिस्टम कहें, पारिस्थितिकी तंत्र कहें या पारितंत्र कहें, एक ही बात है। तो वो पारितंत्र है जिसमें एक जीव दूसरे जीव के ऊपर निर्भर रहता हुआ, उसके साथ अंतःक्रिया करता हुआ जो है वो अपने जीवित रहता है, अपने सिस्टम को बनाए रखता है, जिससे कि ये सारा का सारा जो प्रकृति का सिस्टम है ये बैलेंस रहता है। उसको हम कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र या इकोसिस्टम। तो ये था कक्षा 7 के भूगोल का पहला पाठ, पर्यावरण, जिसका टाइटल है, जिस पाठ का नाम क्या? पर्यावरण है। तो ये पहला पाठ था। हमने कक्षा 6 का वो कंप्लीट कर लिया। आप हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अब तो आपको सब्सक्राइब कर ले ही लेना चाहिए, और वीडियो को लाइक और दोस्तों का शेयर जरूर करें। धन्यवाद, जुड़े रहिए समर्पण परिवार के साथ।